आइए बच्चों, आज हम लोग 16/9/2022 के द्वितीय पाली विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, एमटीपी का विस्तार है। यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। विस्तार का मतलब क्या हुआ? बड़ा करना। विस्तार का मतलब बड़ा करना। तो एमटीपी का विस्तार क्या होगा? तो आप लोगों को बताए हैं कि एमटीपी को हम लोग कैसे याद करेंगे शॉर्ट फॉर्म को, उंगली निकाल के। तो बोलिए M for मेडिकल, T for टर्मिनेशन, और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑफ साइलेंट है। ऑफ क्या है? साइलेंट है। तो ऑफ बोलिए, ऑफ प्रेगनेंसी। अब बोलिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब बोलिए एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ। समझ गए? अब इसी को तो बताइए एमटीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो बताइए किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो चालक की प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करेगा, बाकी किस किस पर करेगा? तो चालक की लंबाई पर, चालक के इलेक्ट्रोड काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के तापमान पर। किस किस पर? जल्दी बताइए तो। चलिए ये तो प्रश्न आप लोग को याद है क्योंकि प्रश्न रिपीटेशन है। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पूरी तरह संतुलित समीकरण है। तो देखिए संतुलित समीकरण आपको अगर छांटने की बात कहे तो इस संतुलित समीकरण को छांटने के लिए आपको अणु और परमाणुओं की संख्या को बराबर देख लीजिए। जिसमें बराबर है इसका मतलब समझिए वो संतुलित है। देखिए यहाँ पर 2H2 है। 2H2 का मतलब H2 की मात्रा क्या गो है? 4 गो हो गया, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है, 4 गो हो गया। तो देखिए 4 गो इधर है, 2H2 है कि नहीं है। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर देख लीजिए O2 जो है सो 2 गो है ना। और देखिए 2 के पीछे में गुणक है ना, ये 2 उसका गुणक। अरे 2x लिखा रहता है, इसका मतलब x का गुणक क्या है? 2 है। कहीं पर अगर 2x लिखा रहता है मैथ में, अगर 2x लिखा रहता है इसका मतलब x के पीछे क्या है? 2 है। तो देखिए O के पीछे h है और h के पीछे 2 है, यानी कि 2ab जो लिखते हैं a + b के होल स्क्वायर में। तो 2ab 2 के साथ a के साथ भी 2 है, अब b के साथ भी 2 है, दोनों के साथ। इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पर 2h के साथ भी है और ये 2o के साथ भी है। तो देखिए ये O2 यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर आपको o के आगे पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 2 है, इसके माइनस इसको जोड़ लेता है अपने में। इसलिए बताइए यहाँ पर संतुलित है कि नहीं है? जितना इसमें h है उतना ही इसमें है, जितना इसमें o है उतना ही इसमें है। लेकिन अब बात करिए इस पर, देखिए यहाँ 2H2 है तो यहाँ पर h क्या गो है? 4 गो है। यहाँ पर H2 है तो इसका मतलब h क्या गो है? 2 गो। तो ये संतुलित है? देखिए यहाँ 2H2 मतलब क्या गो है? 4 गो है, यहाँ 4 गो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए O2 क्या गो है? 4 गो। तो वहाँ 4 गो हो गया क्योंकि O2 2 इधर है 2 इधर, लेकिन यहाँ पर O क्या गो है? मात्र 2 गो है। इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो बताइए संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण कौन सा है इसमें? 2H2 + O2, और इसके बाद प्रतिफल में है 2H2O। और यहाँ पर बताइए H2O का मतलब क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। यानी कि जल जो बनता है क्या क्या चीज मिलकर के? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन गुणसूत्र में मौजूद है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से, यानी कि ये चार्ज को जो है गुणसूत्र में मौजूद है। मतलब गुणसूत्र में क्रोमोसोम जो है, जिसको क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्रोमोसोम में क्या मौजूद रहता है? तो गुणसूत्र बिंदु। क्या मौजूद रहता है? क्या रहता है? गुणसूत्र बिंदु मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है? गुणसूत्र बिंदु मौजूद रहता है। बात समझ में आया यहाँ तक? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र बिंदु रहता है। चलिए, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान क्या होगा? उससे पहले हम लोग एक बात समझेंगे। सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है बताइए? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोलर एनर्जी। क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। तो बताइए सौर ऊर्जा का मान जो है ये आपको है 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड, है ना। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है? 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड। इसको याद रखना पड़ेगा ये भी आपको। तो एक बार प्रश्न को देख करके फटाफट से आप लोग बोलिए। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है? कि 1 प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर। इसको क्वेश्चन को जब तक नहीं बोलिएगा आपको याद नहीं होगा, तो बोलिए
प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर। चलिए फिर से बोलिए, प्रति सेकंड। देखिए आप लोग को बोलने का तरीके गलत है, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए सौर ऊर्जा का मान कितना होगा? अब इसको एक बाइक में एक लगातार में कैसे बोलेंगे? प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से, प्रति सेकंड, हाँ फिर से बोलिए, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होगा? चलिए इसको याद हुआ आप लोगों को? तो बोलिए तो प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग किलोमीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान क्या होगा? 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड। किलो जूल कितना? किलो जूल 1.36 किलो जूल प्रति सेकंड। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए अगला है, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, कहाँ पर? भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है? तो देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आप भारत के उष्णकटिबंधीय में, भारत के नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, इतना याद रखिए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है, बताइए। भारत के हटा दीजिए, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार के ऊर्जा का विकास किया जाता है? देखिए अगर नहीं याद है तो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है कि अगर किसी चीज़ को उसरना हो, मतलब कि उबालना हो, तो आप क्या कर दीजिए कि सूर्य ऊर्जा की रोशनी में रख दीजिए, उबल जाएगा। नहीं उबल जाएगा, ठीक है। आप ही जाकर के बैठ जाइए, आप भी उबलने लगिएगा। तो बताइए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है? सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा कौन सा स्रोत है? नवीकरणीय की अनवीकरणीय? चलिए अगला है, एक तत्व जिनकी परमाणु संख्या 10 हो। क्या बोले बताइएगा जरा। आप लोग एक लय में बोल देते हैं, यही बात गड़बड़ है। हम कहते हैं एक तत्व जिनकी परमाणु संख्या 10 हो। बोलिए, एक तत्व जिनकी परमाणु संख्या 10 हो। तो उसके आगे देखिए उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ बी और सी दोनों सही है। देखिए एक अधातु है और एक अक्रिय गैस है। मतलब अगर जिनकी परमाणु संख्या 10 हो तो समझ लीजिए कि एक अधातु है और दूसरा क्या है? अक्रिय गैस है। हाँ, अगर तो बोलिए जिनकी, तो बताइए अगर जिनकी परमाणु संख्या 10 हो इसका मतलब क्या है? समझिए, दो बात याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ एक तीर से दो निशाना लगा है कि जिनकी परमाणु संख्या 10, इसका मतलब वो या तो अधातु होगा या अक्रिय गैस होगा, या तो अक्रिय गैस होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं? देखिए निम्नलिखित में से कट कर दीजिए, है ना। कौन जो है सो जल प्रदूषण का कारण नहीं है? बताइए किसका कारण नहीं है? जल प्रदूषण का। सॉरी, हाँ जल तो नहीं भी तो है। एक कारण एक है, यहाँ प्रश्न है कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है, कौन नहीं, वो भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो जल प्रदूषण का कारण जो है, प्रमुख कारण, वो आपको क्या है? औद्योगिक कचरा। यानी कि देखिए सही बात भी है। आप तालाब की बात कीजिए, तालाब में अगर भैंस को लेकर के हम जाते हैं और भैंस गोबर कर देती है तो जल प्रदूषित होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जल प्रदूषण का कारण जो है आपको, प्रमुख कारण जो है उससे भी होता है, लेकिन प्रमुख कारण आपको औद्योगिक कचरा है। क्यों? क्योंकि आजकल आपको बड़े बड़े नदियों में ना आपको बहुत सारा फैक्ट्री जो खुल गया है, फैक्ट्री का जितना कूड़ा कचरा होता है नाला के माध्यम से कहाँ बहा दिया जाता है? नदी में, जिसके कारण से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण औद्योगिक का मतलब उद्योग से निकला हुआ कचरा। चलिए अगला है स्नान करना। क्या स्नान करने से जल प्रदूषण होगा? नहीं होगा। सिंचाई से नहीं होगा। तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण और उद्योग का अंग्रेजी क्या होता है? फैक्ट्री। क्या होता है? फैक्ट्री। चलिए इतना तो पता है। चलिए अगला है, किसी चालक का मतलब जिसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर। बताइए एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। किसका मात्रक है?
विद्युत धारा का एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा? ये प्रश्न है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ जानकारी हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो बताएंगे आप लोग कि एम्पियर किसका मात्रक है? अच्छा, आवेश का मात्रक क्या है? कूलम है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत रखा जाता है? बताइए। तो आप लोग पहले से पढ़े हैं, तो उसी को अब क्या कर दिया है, यहाँ पर देखिए, पहले पढ़े थे कि किसी जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत रखा जाता है, अब क्या आ गया कि जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो वर्गीकृत किया गया है, तो ये थोड़ा मतलब कुछ हल्का अलग लग रहा है, लेकिन अलग नहीं है। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है? बांटना होता है। ठीक है, तो आप एक ही चीज याद रखिए कि जीवित जीवाश्म है, इसको आप लोग ब्लॉक ये घेर लीजिए, और याद रखिए कि जीवित जीवाश्म जब भी पूछेगा उसका आंसर क्या दीजिएगा? साइकस दीजिएगा। हो गया, बात खत्म। जीवित जीवाश्म का उदाहरण क्या है? साइकस है। क्या है? साइकस। अगला प्रश्न है आपका, रक्त में, रक्त का मतलब रक्त का पर्यायवाची लेहू और सोनित और ब्लड। चलिए, रक्त में कैल्शियम की मात्रा, किसकी मात्रा? कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल जो है किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? हाँ, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? पाराथायरॉइड के द्वारा, पाराथायरॉइड के द्वारा। देखिए, रक्त में यानी कि खून में, किसमें? खून में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण कौन करेगा? खून में रक्त की मात्रा को आपको जो है नियंत्रण कौन करेगा? तो इसको याद रखना बहुत आसान है कि आपके शरीर में खून होगा और आपके शरीर में खून में कैल्शियम होगा, तभी तो आप पारा को मारने के लिए दौड़िएगा। क्योंकि पारा कैसे दौड़ता है पता है ना? एकदम आर्मी के जैसे दौड़ता है। पारा जो दौड़ेगा तो आप जो दौड़िएगा, आपके शरीर, आपके रक्त में कैल्शियम रहेगा तभी ना। इसलिए याद कर लीजिए कि कैल्शियम रहेगा तब पारा को हम लोग मारेंगे। इस पारा को भागेंगे या मारेंगे कब? जब रक्त में कैल्शियम रहेगा तब। हमारे बातों को बोलिएगा आप लोग, ठीक है? रक्त में आ गया होगा आप लोगों को कि अगर आपके खून में कैल्शियम जो होगा ना, तो कैल्शियम होगा तब ना पारा को मारिएगा। अर्थात ये हुआ कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन नियंत्रण करेगा? पाराथायरॉइड ग्रंथि। बात समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज याद रखिए आप लोग, अगर कहीं पर कैपिटल जी होगा, कैपिटल का मतलब बड़ा जी होगा, तो इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। और कहीं पर अगर छोटा जी रहे तो इसका मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। बात समझ में आ रहा है? और कैपिटल जी होगा तो उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो बताइए, चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के सतह से। पहले क्वेश्चन को समझिए, रटना नहीं है। यहाँ पर आपको पहले से पता है कि आप यदि यहाँ पर 36 किलो के होंगे तो चंद्रमा पर कितने किलो के हो जाएंगे? 6 किलोमीटर। 6 किलो का। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जितना किलो का है ऊपर में 6 से भाग दीजिए तो उतना किलो का हो जाएगा। अगर यहाँ पर 36 किलो का है तो उसमें 6 से भाग दीजिए, 6 छाड़े 36 हुआ। इसका मतलब आप कितने किलो का हो जाएगा? अगर यहाँ पर 6 किलो, धरती पर अगर आप 6 किलो के हैं तो चंद्रमा पर कितने किलो का हो जाएगा? 1 किलो को 6 में 6 से भाग जाए तो 1 बचेगा ना, तो 1 किलो का। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो चलिए, तो यहाँ पर है कि आप यानी कि आप ये बताइए कि पृथ्वी पर जितना थे उससे चंद्रमा पर जाने का कम हो गए कि ज्यादा हो गए? कम हो गए ना। अगर उल्टा पूछ दे कि चंद्रमा पर जितना होगा धरती पर आने के बाद क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए क्वेश्चन को। चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर जी के मान से क्या होता है? कम होता है। मतलब पृथ्वी की सतह पर जितना आप रहिएगा तो चंद्रमा पे कम होगा, चंद्रमा पर जाकर के कम हो जाएगा। तो यानी कि किसका मान कम हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो बताइए, गुरुत्वीय त्वरण को संकेत में क्या कहते हैं? जी कहते हैं। क्या कहते हैं? जी कहते हैं। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश श्वसन में, ध्यान दीजिए, प्रकाश श्वसन में भाग लेने वाले कोशिकांग का नाम पूछ रहा है। देखिए, प्रकाश श्वसन में यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, उसमें आपको वो जो श्वसन करते हैं, मतलब सांस जो लेते हैं, है ना, श्वसन मतलब सांस जो पौधे लेते हैं, तो आप किस अंग से सांस लेते हैं ये बताइए आप? नाक से लेते हैं ना। तो उसी तरह से पौधा जिस अंग से लेता है उसका नाम पूछ रहा। तो देखिए, कोशिकांग लगा हुआ, कोशिकांग मतलब अंग हुआ। तो कौन कौन सा अंग है? देखिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है? हरित लवक। क्या होता है? चलिए, इसके बाद है पेराक्सीसोम। बोलिएगा, पेराक्सीसोम।
सोम और माइटोकॉन्ड्रिया। बोलिएगा और कौन कौन सा चीज है? बोलिए क्लोरोप्लास्ट, पेराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से बोलिए क्लोरोप्लास्ट, पेराक्सीसोम और फिर से बोलिए क्लोरोप्लास्ट, पेराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए अभी जो तीन चीज का नाम ले रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट है, पेराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या है? तो आप यह एक कोशिकांग है। यह किसका कोशिकांग है? पौधों का कोशिकांग है। किसका कोशिकांग है? पौधों का। पौधों का यह एक अंग है जिसके माध्यम से पौधा अपना सांस लेने की प्रक्रिया को अपनाता है, सांस लेता है। तो बताइए पौधों के श्वसन अंग का नाम बताइए। क्लोरोप्लास्ट है ना, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आ गया? इसीलिए कोशिकीय श्वसन का स्थल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा। कोशिकीय श्वसन का स्थल किसको कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का स्थल किसको कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? ये पहले से पता होगा ना, क्योंकि पहले से आप पढ़े हैं ये क्वेश्चन। जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है, बोलिएगा जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है। जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो बोलिए क्वेश्चन के साथ आंसर बोलिए फटाफट से, तो 4 बार। जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो कौन सा गैस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन के वृद्धि में सहयोग दिया था? प्रश्न भी बोलने दीजिए। कह रहा है कि कौन सी क्रांति थे, निम्न में से कट कर देंगे, कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न का मतलब खाने वाला पदार्थ, फसल है ना, फसल की वृद्धि में सहयोग दिया, योगदान दिया? तो कौन क्रांति? हरित क्रांति। तो बताइए, अगर आपसे पूछे कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। पहले क्वेश्चन बोलने दीजिए। भारत में अगर पूछे कि हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो भारत में MS स्वामीनाथन। अगर पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। किसको कहा जाता है? तो बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? देखिए याद रखिएगा, ब से विश्व, ब से बोर लोग। बोलिएगा यानी कि अब समझ में आया? बताइए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा था? नॉर्मन बोरलॉग। बोलिए। और भारत में विश्व में ठीक, आप समझ गए ना? चलिए तो बताइए कि कौन सी क्रांति खाद्यान्नों के उत्पादन में सहयोग किया? चलिए अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु का भार, किसी तत्व के परमाणु का भार मुख्यतः निहित होता है किसमें? नाभिक में। किसी भी तत्व, कोई भी तत्व है, उसका परमाणु भार कहाँ पर होगा? नाभिक में। इस चीज को याद करना पड़ेगा कि किसी तत्व के परमाणु का भार कहाँ पर निहित होगा? नाभिक में। नाभिक में होगा। ठीक है ना? कहाँ पर निहित होगा? नाभिक में। अच्छा चलिए, तो किसी तत्व के परमाणु का भार जो है कहाँ पर निहित होता है? नाभिक में होता है। ठीक है। चलिए अगला है, एक बालक अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर, है ना, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है तो इसको छोड़ करके चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये एक तरल, तरल का मतलब पानी वाला पदार्थ। तो बताइए पेट्रोल तरल पदार्थ है? दूध बिल्कुल है। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी। तो बताइए पहले मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। मरकरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। तो मरकरी के घनत्व से 2 गुना है, जिसका उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है ना? तो तब तक वायुमंडल दाब द्रव की कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? ठीक है, तो ये भी आपको क्या है, इसको जरा एक बार पढ़ने दीजिए प्रश्न को। एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है, एक तरल है मतलब लिक्विड है जिसका घनत्व कितना है? मरकरी के घनत्व से 2 गुना है, और उसका उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है। ठीक है, तो जब एक वायुमंडलीय दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो ये आपको 38 सेंटीमीटर के बराबर होगा। चलिए तो बताइए, यहाँ पर जो प्रश्न है ये न्यूमेरिकल टाइप है। फिलहाल यहाँ पर एक चीज आप लोग सीख लीजिए। बताइए एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? 76 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? ये जो एक वायुमंडलीय दाब है ना, तो याद रखिएगा कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? 76 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगला है, पत्तियों में, कहाँ पर? पत्तियों का अंग्रेजी बताइए। लीफ। लीफ मतलब क्या होता है? पत्ती होता है। तो पत्तियों में फ्लोएम, अगर आपसे पूछे कि फ्लोएम क्या है,
उत्तक है एकल सा। फ्लोएम एक टिश्यू है, टिश्यू का मतलब उत्तक होता है। फ्लोएम क्या है? एक उत्तक है। और फ्लोएम जो है पौधों में भोजन का संवहन करता है, और जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। फ्लोएम भोजन करता है। हाँ, भोजन का संवहन करता है, और जाइलम जल का करता है। तो पत्तियों में फ्लोएम कहाँ पर आता है? प्रश्न ये पूछ रहा है, पत्तियों में फ्लोएम कहाँ पर आता है? तो यह पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ। ये प्रश्न शायद रिपीटेशन है, रिपीटेशन है, ठीक है। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ पर आता है? पत्तियों के नीचे एपिडर्मिस की तरफ। पत्तियों के नीचे एपिडर्मिस की तरफ। पत्तियों के नीचे एपिडर्मिस की तरफ। बात समझ गए? तो पत्तियों में फ्लोएम कहाँ पर आता है? पत्तियों के नीचे एपिडर्मिस की तरफ। एपिडर्मिस की तरफ रहता है। चलिए अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पहले आपको बता देते हैं कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा, लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। दूसरा बात है कि सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको बता देते हैं, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया था? बताइए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की अगर हम बात करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया था? बताइए आप लोग। आप कहिएगा कि सर आप पीछे पढ़ाए थे, उसमें तो आप अवतल दर्पण की चर्चा किए थे, अवतल लेंस का चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ उत्तल लेंस हो रहा है। तो देखिए, अवतल की चर्चा हम इसलिए किए थे कि उसमें वस्तुओं को बड़ा करके दिखाया था, इसलिए हम अवतल की चर्चा किए थे। लेकिन अवतल में एक बात और है कि उसमें जो है आपको क्या होता है, तो देखिए इस प्रश्न में डाउट है, हम अगले क्लास में इसकी चर्चा कर देंगे। तो फिलहाल आप यहाँ सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा उत्तल लेंस का। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर देंगे कि आखिर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम आपको कॉपरेट कर पाए हैं तो आप मुझे कॉपरेट कीजिए, एक लाइक और सब्सक्राइब